हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आदिकाल के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर। आदिकाल के जो भी महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से और अन्य महत्वपूर्ण मूल किताबों से, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर पढ़ाया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उनको जा कर के देखें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट, साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये किसने कहा है? साहित्य समाज का दर्पण है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये फर्स्ट लाइनर क्वेश्चंस हैं, सॉरी वन लाइनर क्वेश्चन है, यानी कि इनका डायरेक्ट आपको आंसर देखने को मिलेगा। साहित्य समाज का दर्पण है, ये बात किसने कही है साहित्य के बारे में? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। ग्रियर्सन ने अपनी साहित्य इतिहास ग्रंथ का जो प्रकाशन है ये किस पत्रिका से किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर हिंदुस्तान, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका से इसका प्रकाशन किया था। ये ध्यान रखना है, ये पत्रिका का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मिस्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग किसने कहा था? मिस्र बंधु विनोद, ये किसका नाम है? ये ग्रंथ का नाम है जो हिंदी साहित्य के लिए लिखा गया था। इसे साहित्य का पंचांग किसने कहा है? तो ये नामवर सिंह जी ने कहा है। किसने कहा है? नामवर सिंह जी ने। मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? तो मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का, ये ध्यान रखना है, ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है सारंगधर को। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो ये माना है मिस्र बंधुओं ने। किसने माना है? मिस्र बंधुओं ने माना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? गद्य लेखक, ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आपको, गद्य लेखक मिस्र बंधुओं ने माना है। ब्रजभाषा का प्रथम लेखक इन्होंने अलग माना है और गद्य लेखक गोरखनाथ जी को अलग माना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार किया था, किस भाषा से स्वीकार किया था? देश भाषा से स्वीकार किया था। अपभ्रंश भाषा को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश भाषा को कई विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, जिनमें से रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी कहा है। इतिहास से शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं, ये बात किसने कही है? तो जैनेन्द्र जी ने कहा है। किसने कहा है? जैनेन्द्र जी ने कहा है। इतिहास से शुक्ल जी ने जुटाया है, यानी कि इतिहास से उन्होंने जो अपना इतिहास है, जो उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है, उसको इकट्ठा किया है, जगाया नहीं है उन्होंने। तो ये बात किसने कही थी? जैनेन्द्र जी ने। हिंदी का आरंभिक रूप अभट्ट किसने माना है? तो अभट्ट माना है भोला शंकर व्यास जी ने। किसने माना है? भोला शंकर व्यास जी ने माना है। नेक्स्ट देखिए, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये कई विद्वानों ने ऐसा माना है कि पुष्प और पुंड इसको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने और मिस्र बंधुओं ने माना है। हिंदी का सर्वमान्य प्रथम कवि ये सरेपा जी को माना जाता है। हिंदी के अपने अपने ग्रंथ के हिसाब से बहुत से लेखकों ने अलग अलग माना है, लेकिन सर्वमान्य प्रथम कवि किसको माना जाता है? ये सरेपा को माना जाता है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य को माना जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला जो उल्लेख है वो कहाँ से मिला है? तो ये धारसेन द्वितीय के शिलालेख से मिला है। कहाँ से मिला है? धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिला है। अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। ये ध्यान रखना, इसमें दो क्वेश्चंस हैं। तो एक तो अपभ्रंश का कालिदास, ये स्वयंभू को कहा जाता है, और
ये कहा किसने था? अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को कहा किसने था? ये कहा था भोला शंकर व्यास जी ने। नेक्स्ट देखिए, अपभ्रंश साहित्य का व्यास किसको कहा जाता है? पुष्पदंत जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अपभ्रंश साहित्य का व्यास ये पुष्पदंत जी को कहा जाता है। पुष्पदंत जी का जो समय है ये 10वीं शताब्दी माना गया है। भोला शंकर व्यास जी ने, ध्यान से यहाँ पर पढ़िए, भोला शंकर व्यास जी ने माघ, भारवी, बान, भभूति ये चारों नामों की संज्ञा किसको दी है? तो ये दी है पुष्पदंत जी को। भोला शंकर व्यास जी ने, जो संस्कृत के विद्वान हैं, माघ, भारवी, बान, भभूति इन सब नामों की संज्ञा एक ही कवि को दी है और वो है पुष्पदंत जी। ध्यान रखना है। जैन पुराण की संज्ञा किस ग्रंथ को दी गई है? ये महापुराण को दी गई है। पुष्पदंत ने यशोधरा का वर्णन किस में किया है? तो ये जसहर चरयू में किया है। अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत किसने की है? स्वयंभू जी ने की है। अपभ्रंश साहित्य में नेक्स्ट देखिए, अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत, अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत किसने की है? तो स्वयंभू जी ने की थी। दोहों की अविरल एवं अखंडित परंपरा अपभ्रंश में चलती है, ये किससे मानी जाती है? जोइंदू से मानी जाती है। जोइंदू ये अपभ्रंश के कवि हैं सभी, स्वयंभू जी, जोइंदू, पुष्पदंत, तो इन्होंने अपभ्रंश में रचनाएं की थी। तो स्वयंभू जी से दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत मानी गई है, लेकिन दोहा की एवरल और अखंडित परंपरा जिन्होंने लगातार चलाई रखी ये जोइंदू साहब थे। नेक्स्ट देखिए, जैन उत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत किससे मानी जाती है? संदेश रासक से मानी जाती है, जो अब्दुल रहमान की रचना है। जैन उत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत किससे मानी जाती है? संदेश रासक से मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय भाषा में रचित किसी भी इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना कौन सी मानी गई है? संदेश रासक मानी गई है। इंद्रिय सुख एवं सांसारिक सुखों की निंदा किस ग्रंथ में की गई है? तो ये पाहुड़ दोहा में की गई है। इंद्रिय सुख एवं सांसारिक सुख की निंदा किस में की गई है? पाहुड़ दोहा ये ग्रंथ का नाम है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की किस शाखा से निकला है? ये बौद्ध धर्म की अलग अलग शाखाएं हैं, 2 शाखाएं मानी जाती थी, तो उनमें से जो सिद्ध साहित्य है ये किस शाखा से उत्पन्न हुआ है? तो ये वज्रयान शाखा से उत्पन्न हुआ था। सिद्धों की भाषा कौन सी मानी जाती है? संधा भाषा को माना जाता है। सिद्धों की भाषा कौन सी थी? संधा भाषा। सिद्ध साहित्य में कौन कौन सी महिलाओं के नाम आते हैं? महिला लेखन की कुछ विवरण दिए गए हैं, तो कौन कौन सी महिला हैं? 3 महिलाएं आती हैं जो सिद्ध हैं, वो 84 माने गए हैं, जिनमें से 3 महिलाओं का नाम आता है। तो 3 महिलाएं कौन कौन है? मणिभद्रा, मेखलपा और लक्ष्मीकरा। ये ध्यान रखना है। सिद्ध साहित्य में 3 महिलाओं के नाम आते हैं 84 सिद्धों में से, जिसमें एक मणिभद्रा, मेखलपा और तीसरी कौन है? लक्ष्मीकरा। नेक्स्ट देखिए, सिद्ध साहित्य शैली किस शैली में लिखा गया है? सिद्ध साहित्य तो ये मुक्तक शैली में लिखा गया है। सिद्ध साहित्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला? तो ये हरप्रसाद शास्त्री जी ने डाला 1916 ईस्वी में। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध साहित्य पर प्रकाश डाला, यानी कि राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध साहित्य उन्होंने ही बताए थे कि 84 सिद्ध हुए, और उन्होंने सिद्ध साहित्य पर काफ़ी कुछ काम किए थे, तो इसीलिए उन्होंने लेकिन उन्होंने सर्वप्रथम नहीं किया था। सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला था? हरप्रसाद शास्त्री ने, और उसके बाद 1945 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन जी ने कार्य किया था। नेक्स्ट देखिए, सिद्ध साहित्य को समग्र रूप से प्रकाश में कौन लाए थे? तो ये थे प्राच्यविद वेंडल। कौन थे? प्राच्यविद वेंडल थे। मायावाद दर्शन है, ये किसका है? शंकराचार्य का है। मायावाद दर्शन है शंकराचार्य का। राहुल भद्र किसका उपनाम है?
सरेपा, हमने अभी पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का प्रथम जो सर्वमान्य कवि है वो सरेपा को माना गया है, और सरेपा का ही एक नाम था राहुल भद्र। नेक्स्ट देखिए, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना गया है, तो ये लुइपा का माना गया है। नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से कहाँ से ली गई है, तो ये शेष मत से ली गई है। गोरखनाथ ने हठ योग कहाँ से लिया, पतंजलि से लिया। अवधूत संप्रदाय किसे कहा जाता है, नाथों को कहा जाता है। नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, नाथ एवं सिद्ध दोनों में कौन कौन थे, ये सिद्धों की संख्या 84 थी और नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिनमें से 3 ऐसे कवि थे जो नाथ और सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन थे, नागार्जुन, चरपटनाथ और जालंधरपा। कौन कौन थे, नाथ एवं सिद्ध में नागार्जुन थे, चरपटनाथ थे और जालंधरपा थे। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, शुक्ल जी ने सिद्धों से नाथों की परंपरा का अलगाव किससे माना है। शुक्ल जी ने, यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में सिद्धों और नाथों की जो परंपरा है उसका अलगाव किस कवि से माना है, तो ये माना है जालंधरपा से। किससे माना है, जालंधरपा से माना है। नेक्स्ट देखिए, विष्णु शर्मा किसका वास्तविक नाम था, मत्स्येंद्र नाथ का था। विष्णु शर्मा किसका वास्तविक नाम था, मत्स्येंद्र नाथ का था। नाथ संप्रदाय का अधिक प्रसार कहाँ पर हुआ था, पंजाब एवं राजस्थान में। ये ध्यान रखना है, नाथ संप्रदाय का सबसे अधिक प्रसार कहाँ पर हुआ था, पंजाब एवं राजस्थान में हुआ, यानी कि उत्तर भारत की तरफ। और गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। ये बात किसने कही थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कही थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही थी। ये एक इम्पोर्टेंट कथन है। गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता किसने माना है, तो हजारी जी ने माना है। गोरखवाणी का संपादन किसने किया था, गोरखवाणी का संपादन किया था पीताम्बर बड़त्वाल ने। किसने किया था, पीताम्बर बड़त्वाल ने। तो आज की वीडियो ये हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज ये 42 क्वेश्चन है। कल हम अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चन कवर करेंगे और आशा करती हूँ कि सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप 1-2 बार अच्छे से इनको पढ़िए और लिख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, या फिर 2-3 बार अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो याद हो जाएंगे। थैंक यू। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।